Hello everyone, welcome to my channel, Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start MPCE 031, Block 1, Unit 1. Unit 1 is Introduction of Organizational Psychology. ये यूनिट हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. So let us start with the topic. इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है. किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी में लाई करते हैं, हम किन को ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकली बोलते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बना सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल तरह तरह के होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, मिलिट्री, हेल्थ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं. अब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये हमें डायरेक्टली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कॉलेजेस हो गए. आप हम सब कॉलेज में पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स कॉलेज हमें इम्पैक्ट करेगा. हमारी फैमिली भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है. देन क्लब्स जिनको आपने ज्वाइन किया हुआ है, या सोशल ग्रुप्स, या पॉलिटिकल पार्टीज, है ना. इनसे हम डायरेक्टली तो नहीं इम्पैक्ट होंगे, इनडायरेक्टली जरूर पॉलिटिकल पार्टी से इम्पैक्ट हो सकता है. इनडायरेक्टली क्या चीजें हमें इम्पैक्ट करती है, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, है ना. इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया, कम हो गया, वो इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता ही करता है. गवर्नमेंटल एजेंसीज जो हो गई वो भी हमें इम्पैक्ट करती है, जैसे मेट्रो सर्विसेज हो गई, या बस सर्विस हो गई, जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, रेलवेज हो गए, ये सारी चीजें, या RWA, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो लोकेलिटी में बने होते हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करती है. हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की फीस, ये सारी चीजें हमें इम्पैक्ट करती है. रिटेल स्टोर हो गए जहां से आप सामान खरीदते हैं, वो भी हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. अब आपको ये क्लैरिटी होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कैसे इम्पैक्टेड होते हैं इन चीज़ों से, और कैसे ये हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को. इनकी जो सर्विसेज हम रिसीव करते हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से, कौन कौन सी बेसिकली हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं. अगर आप देखें तो हमारी सेफ्टी को इंश्योर करती है गवर्नमेंट, हमारी हेल्थ को इंश्योर करते हैं हॉस्पिटल्स, और ओवरऑल वेलबींग हमारी सोसाइटी हमारे लिए इंश्योर करती है. हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी सिक्योरिटी हो गई, हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये सब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे कितना इफेक्टिव है. राइट. हम किसी कंट्री के नाम से ही बोल देते हैं अच्छा ये कंट्री तो बड़ी सेफ है, ये कंट्री में सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. हम क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवली वर्क करते हैं. तो जहाँ पे हम अनसेफ फील करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, है ना, जो कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, इस तरह से. जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा इस चैप्टर में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. बाकी आप सेल्फ स्टडी जरूर करना. सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, नो मैटर व्हाट. नाउ अब जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है ना, ये क्यों बनी? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरह की साइकी होना ज़रूरी है. इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के ऊपर हमें पढ़ना पड़ गया. अब हम सबसे पहली बात जो करेंगे वो हम ये करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करें. अगर हमसे कोई पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, एक कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट. कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर की गई चीज, कोऑर्डिनेटेड मतलब सब अंडरस्टैंडिंग के साथ सबको मिला के की गई एक सोशल यूनिट है, जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों से बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पीपल. जब डेफिनेशन की बात आती है ना, तो आपको वर्ड टू वर्ड वही लर्न करनी पड़ेगी. आप उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा बहुत स्टेटमेंट को थोड़ा कर सकते, बट उसका जो मीनिंग है वो सेम निकलना चाहिए. दैट फंक्शंस ऑन अ रिलेटिवली कंटिन्यूअस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स. या तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है, या बहुत सारे कॉमन गोल हो सकते हैं, एक सेट हो सकता है गोल्स का, और उसको अचीव करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जो कॉन्शियस कोऑर्डिनेशन बना है, सोशल यूनिट बनी है, वो एफर्ट करती है उस गोल को अचीव करने के लिए.
और कंटिन्यूअस एफर्ट होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार किया और छोड़ दिया, हमेशा उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये डेफिनेशन उन्होंने बताई है। 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे वो यहाँ पे इन्होंने ये काउंटेबल है, 5 चीज़ें बताई हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। एंड देन उसके 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, ये रॉलिंसन एंड ब्रॉडफील्ड ने 2002 में इसके बारे में बताया था। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशंस आर आर्टिफैक्ट्स। ये नेचुरल एंटिटीज नहीं है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, नेचुरली बने हैं, हमारे को किसी ने बनाया नहीं है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने इसको क्रिएट किया है। तो दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशंस आर आर्टिफैक्ट्स, बनाई गई चीजें हैं इंसानों द्वारा। सेकेंड इज गोल डायरेक्टेड। पता ही है, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनका कुछ पर्पस होता है, कोई एम होना बहुत जरूरी है, कोई गोल होना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर हैं सबका अपना अपना सेम गोल हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको ये तो पता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो समझते भी होंगे, अवेयर भी होंगे और कॉमन गोल के लिए एग्रीड भी होंगे, लेकिन हो सकता है उनके पर्सनल कुछ पर्सपेक्टिव अलग भी हों। जरूरी नहीं है ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसमें एग्जैक्टली सब लोग उसी तरह से सोचते हो। ये भी हो सकता है सबकी सोच थोड़ी डिफरेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हमें पता नहीं चलेंगी। लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं सब लोग, तो गोल डायरेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, डाइवर्स गोल्स नहीं होंगे, गोल एक ही होगा। थर्ड इज सोशल एंटिटीज। ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोगों से बने होते हैं, दैट मीन्स सोशल एंटिटी है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है जिसको लगता है मेरा भी यही गोल है। नाउ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी मतलब ये एक प्लान्ड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में ही काम करता है ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक गोल होगा और गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ स्टेप्स डिसाइड करेंगे कि ये स्टेप्स को फॉलो करना है और उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ेंगे डायरेक्टेड डायरेक्शन में। और इसके पार्ट्स एंड एक्टिविटीज भी उनको पता होगी कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जाके पूछा और ऑर्गेनाइजेशन बोले हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, ऐसा नहीं होगा। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और वो डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट भी करेंगे एंड रेस्पॉन्स देंगे। तो आप किसी भी एक एंटिटी को दिमाग में रख के सोच सकते हैं, जैसे कि सपोज आप एक कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी ने बनाया है ना, यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई है। गोल क्या है, सबको एजुकेट करना गोल है। सोशल एंटिटी है मतलब बहुत सारे उसके मेंबर्स होते हैं, डीन हो गए, वाइस चांसलर है ना, बहुत सारी पोजीशंस उसमें क्रिएटेड होती हैं एंड फिर देन उसमें लेवल्स भी होते हैं, हायरार्की होती है एक। देन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, आपको पता है कि एडमिशन का एक डिपार्टमेंट होता है और दूसरे डिपार्टमेंट में कोई और एक्टिविटी चल रही होती है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइब्रेरीज अलग होती हैं। तो इस तरह से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट अलग होते हैं, लेकिन वो उनका मेन गोल क्या है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, और हर एक उसमें स्टूडेंट्स को हर एक डिपार्टमेंट की जरूरत कभी ना कभी पड़ती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है ना। नॉमिनल बाउंड्रीज, इसमें जो नॉमिनल बाउंड्रीज ऑर्गेनाइजेशन को की आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कौन सा पार्ट क्या करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पार्ट उससे बिलोंग करता है, कौन सा पार्ट उससे बिलोंग नहीं करता, ये जानना भी ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम माना जाएगा। उसमें जैसे कि अगर आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाते हो यूनिवर्सिटी के और उसको बोलते हैं कि मेरा एडमिशन कर दो, तो ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, वो तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हैं ना लोग, तो उनको पता है उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक है। वो आपको कहाँ भेज देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में भेज देंगे, जहाँ बोलेंगे कि वहां से आप फॉर्म उठाओ, राइट। तो इस तरह से नॉमिनल बाउंड्रीज होती है, सबको ये पता होता है हर एक डिपार्टमेंट को किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो रहा ऑर्गेनाइजेशन
क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल मेटाफॉर्स की बात करते हैं। मेटाफॉर्स क्या होते हैं? कुछ किसी चीज से हम जब रिलेट करके किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं, क्योंकि तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपने अपने तौर तरीके होते हैं काम कंडक्ट करने के लिए, है ना। सो इसीलिए हम किसी से कनेक्ट करके अगर किसी चीज को समझते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है कि क्या बोला जा रहा है उसके बारे में। जैसे मैंने अभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, आप जल्दी से समझ गए कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है ना, आपके एक दिमाग में एक एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम्स होते हैं, और इसी वजह से मॉर्गन ने 8 डिफरेंट मेटाफॉर्स दिए थे ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स को देखते हुए। सो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट जो है, जैसे मैंने बताया 8 मेटाफर्स पढ़ने वाले हैं, तो पहला है हमने ऑर्गेनाइजेशन को मशीन से कोरिलेट किया है। अब मशीन कैसी होती है? मशीन क्या क्लियरली एक टारगेट होता है। मशीन, वॉशिंग मशीन समझ लो आप। वॉशिंग मशीन में क्या किया आपने? आपको कपड़े धोने हैं, तो अपने कपड़े धोने के लिए उसमें मशीन को पता है, मशीन में आपने क्योंकि प्रोग्राम डाला हुआ है, तो वॉशिंग मशीन जब चलेगी तो वो कपड़े धो के आपको देगी। बट ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसको वो वॉशिंग मशीन फॉलो करेगी, राइट। सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन मशीन प्रिंसिपल पे चलता है उसमें आप क्या देखेंगे? उसमें बहुत ऑर्डरली सिस्टम होगा, है ना, एक के बाद एक क्या प्रोसेस होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पता होगा। जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसमें क्लियर कम्युनिकेशन लाइंस आपको मिलेंगी, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, सेट गोल्स होंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी आपको उसके क्लियर मिलेंगे। तो मेटाफर जो है वो अगर आप समझना चाहें मशीन से कनेक्ट करें तो एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में ये काम करेगी? जब एनवायरनमेंट स्टेबल है और प्रोटेक्टेड है, और जो टास्क है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि कोई फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, अब जैसे कि मैकडोनल्ड्स का इन्होंने एग्जांपल दिया है। मैकडोनल्ड्स में जब आप ऑर्डर करते हैं क्या होता है? वो मशीन, आपने ऑर्डर किया मुझे ये चाहिए, बर्गर में ये चीज़ डलनी चाहिए, और वो आप जब आपने देखा होगा वहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी होती है जिससे आप सेल्फ ऑर्डर भी कर सकते हो। तो उसमें भी आपने देखा होगा जैसे आपने सारा कुछ प्रेस कर दिया तो आपका ऑर्डर प्रिपेयर होके आ जाता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, इसमें कोई आपने ये तो नहीं बोला नमक कम करो, मिर्ची ज़्यादा करो, या कुछ ऐसा कुछ आपने ऑर्डर नहीं दिया, राइट। वो एक ही टेस्ट का सबको डिलीवर कर देते हैं, आपको चाहे वो टेस्ट पसंद है या नहीं पसंद है। तो ये तो हो गया मशीन सिस्टम जिसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। सो ये एक स्टेबल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। प्रिसीजन बहुत से इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब सेम टेस्ट आएगा, आपके दोस्त को भी वही सेम टेस्ट मिलेगा जो आपको मिला है। सो उसमें कोई 19-20 नहीं होगा, बिकॉज ये मशीन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सीवियर लिमिटेशन क्या है? अगर कोई चेंज, जैसे मैंने बताया टेस्ट चेंज, सपोज किसी को ज़्यादा नमक खाना है या ज़्यादा मिर्ची खाना है या ज़्यादा मसालेदार खाना है, अब उसमें ऑप्शन ही नहीं है स्पाइसी का, अब आप क्या करोगे? तो यानी कि अगर चेंज की पॉसिबिलिटी, चेंज कहीं से हो जाता है तो वो एडेप्टेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में। और माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी होती है इसमें, मतलब क्योंकि कोई है ही नहीं, जो सीधा प्रोसेस चल रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो इसमें कोई दिमाग नहीं लगा रहा है कुछ, तो इसीलिए माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी बोला गया है इसमें। सो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ऑर्गेनाइजेशन एज मशीन मेटाफर को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी और इसमें लिमिटेशन एंड पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो भी आपको मेंशन करना होगा। और ऐसा भी आ सकता है कि 8 मेटाफर्स कौन से हैं जो मॉर्गन ने दिए थे, तो आपको ये सारे के सारे मेंशन करने पड़ेंगे, बट ज़्यादा डिटेल में मत करना, थोड़ा थोड़ा लिख के चल जाएगा, बट सब में लिमिटेशन एंड पॉजिटिव्स ज़रूर लिख के आना। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो लिमिटेशन का तो मैंने बताया कि ये है। अच्छा, इसमें इन्होंने और भी जो मैंने अंडरलाइन किया था उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो जानने वाली बात है। तो जो लोग हैं वो इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एज अ मशीन देखते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस से चलती रहेगी और यही इसकी स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल भी होती है, क्योंकि इसमें अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बुरी चीज़ आपको दिखेगी वो ये है कि डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स,
एम्प्लॉयज में होता है, यानी इंसान की कोई कद्र नहीं है, इंसान बीमार है नहीं कर पा रहा, अगर 10 ऑर्डर्स है तो 10 करने पड़ेंगे, लाइक वैसा वाला। सो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स आप देख इसमें मिलेंगे आपको। ये पॉजिटिव में भी चला जाए, नेगेटिव में भी चला जाएगा। इसके दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने। लोअर लेवल्स के जो लोग हैं ना, लोअर लेवल्स मतलब जो सबसे नीचे निचले दर्जे का काम कर रहे हैं, बर्तन साफ करना, पैकेजिंग करना, वो वाला लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है इस तरह की हायरार्की में। और इसका ये इस तरह का जो मशीन वाला मेटाफॉर होता है, इसमें आप ये भी देखेंगे कि डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये इग्नोर की जाती है इसमें ह्यूमन बिहेवियर की। नाउ नेक्स्ट जो मेटाफॉर है वो है ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनिजम्स, मतलब अब हम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ऑर्गेनिज्म देखेंगे। अब ये क्या चीज़ हुई, ये एक शार्प कंट्रास्ट हुआ ऊपर वाले से, मशीन वाले मेटाफॉर से, क्योंकि उसमें आप इंसानों को मशीन समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह बिहेव करवा रहे हो, और यहाँ एकदम से आप इंसानियत पे उतर आए, है ना। तो ये एकदम से कंट्रास्ट हुआ ना, शार्प कंट्रास्ट हुआ। सो जो ऑर्गेनिज्म मेटाफॉर जो होता है, ये बायोलॉजिकल एनालॉजी जो ह्यूमन बीइंग की होती है, लिविंग एंटिटी की होती है, उससे हमने कंपेयर किया है इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट के साथ डायनेमिक रिलेशनशिप को सेट करता है, मतलब कि अगर ये जल्दी से अडेप्ट कर जाता है जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म से मेटाफॉर कर रहे हैं हम इसको। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड जरूर होते हैं, एंड ये एज अ होल एक चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हर एक ऑर्गन्स अलग अलग पार्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किडनी फिल्टरिंग का काम कर रही है, लंग्स रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन डाइजेशन का काम कर रही है। वैसे ही इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपने अपने काम कर रहे होंगे, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर एक सिस्टम फेल होता है तो पूरी बॉडी फेल हो जाती है, सिमिलरली इसमें भी अगर एक सिस्टम काम नहीं करेगा तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। सो ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कोई भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, और जो मैनेजमेंट्स होते हैं उनको गुड फिट ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है अगर उनको सही से सिस्टम चलाना है। मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ एक ही काम को बहुत अच्छे से करें। कुछ कोई काम अच्छे से करेंगे, कुछ कोई और काम अच्छे से करेंगे। सो इस तरह से गुड फिट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए वेरिड और क्रिएटिव अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है किसी सिस्टम को रन करने के लिए। स्पेसिफिकली जो ओपन सिस्टम है ना, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्ट्रेंथ अगर हम इस मेटाफॉर में पूछे तो ये है कि ये फोकस शिफ्ट कर सकते हैं, और कहाँ पे इनका फोकस शिफ्ट हो रहा है, थिंग्स के बजाय इंसानों में शिफ्ट हो रहा है। और इनका ध्यान ये रहता है कि ये कैसे क्वालिटी इम्प्रूव करे, अपने वर्क की क्वालिटी। बिगेस्ट वीकनेस क्या होगी कि इसका जो शेप और स्ट्रक्चर है ना, इसका ऑर्गेनाइजेशनल शेप एंड स्ट्रक्चर है बहुत फ्रेजाइल है। डायनामिक होने की वजह से, क्योंकि ये लिविंग ह्यूमन से के स्ट्रक्चर से कोरिलेट कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल होने का मतलब ये है कि जल्दी से बिखर सकता है। ये एक सिस्टम खराब हुआ तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जो कॉमन पर्पस इसका जो है वो क्या है, ओवर सिंप्लीफिकेशन। सो ऑर्गेनिज्म वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस एज ब्रेन्स, ये थर्ड तरह का मेटाफॉर है, जिसमें अगर आप ब्रेन देखें तो हमारा ब्रेन में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो अलग अलग काम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इन्होंने और एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे ब्रेन में मैप बना होता है जिसको हमारा ब्रेन की आउटलाइनिंग होती है, एंड देन हर एक पार्ट, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो इसकी जो अप्रोच होती है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की, जो ब्रेन से मेटाफॉर कर रहे हैं हम, वो रैशनल एंड इन्वेंटिव टेक्निक को फॉलो करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कुछ इसी तरह के होते हैं। मॉर्गन ने है ना इसको कंपेयर किया है होलोग्राम से।
होलोग्राम्स क्या होते हैं? अब ये तो ब्रेन का इन्होंने इतना ही बताया, फिर इन्होंने होलोग्राम्स के बारे में बात कर दी। होलोग्राम्स के क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन है वो हम यहाँ पे बताएंगे। सो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कैसे कैसे जनरेट कर रहे हैं चीज़ों को एक कंटिन्यूस बेसिस पे, एंड कैसे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है उसके बारे में बात किया है। तो इसके 4 प्रिंसिपल्स है होलोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपको होलोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। फंक्शनल रिडंडेंसी, फंक्शनल रिडंडेंसी का क्या मतलब है? एक्सेस कैपेसिटी, मतलब एक्सेस कैपेसिटी कैसे बढ़ाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन की? एक्स्ट्रा फंक्शंस को ऐड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो जितने भी ऑपरेटिंग पार्ट्स हैं ना उसके ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब जैसे मैंने बताया था हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ले लो, जो इजी होता है समझने के लिए। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, है ना, लाइब्रेरी हो गई, लाइक दैट। तो उसमें अलग अलग जो ऑपरेटिंग पार्ट्स हैं उसमें अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शंस डाल दो तो उससे इनोवेशन एंड डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कैपेसिटी डाली हुई है। तो वो अपना फंक्शन तो करेगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कैपेसिटी होने की वजह से वो और काम कर सकता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज होलोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का सेकंड प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? रिक्विसाइट वैरायटी। उसमें जो चाहिए है उसमें भी वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो जो इंटरनल डाइवर्सिटी होगी सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की, वो वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो एनवायरनमेंट में लाई करती है उससे कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। सो मतलब तरह तरह के टास्क कर सके इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मिनिमम स्पेसिफिकेशन, मतलब जितना कम आप उसको डिटेलिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा स्पेस उसमें रहेगी आगे और इनोवेशन की। सो स्पेस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते कि उसमें इनोवेशन भी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। एकदम पूरा टाइटली उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं डालना हर एक डिपार्टमेंट में कि भाई आपने इतना सारा काम पकड़ा दिया कि अब उसमें कुछ और आगे करने का स्कोप ही नहीं बचा। तो स्कोप के लिए हमेशा स्पेस छोड़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बिल्ड द होल इनटू ऑल द पार्ट्स, मतलब हर एक जो पार्ट्स हैं उसमें पूरा क्रिएट करने की कैपेसिटी होनी ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने ये कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए हैं जिससे हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। पहला है कल्चरल कोड्स बाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। आपको कुछ कल्चरल कोड्स क्रिएट करने पड़ेंगे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बांध के रख सके। कुछ रूल्स को फॉलो करवाना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे इवेंट्स कंडक्ट कराने होंगे जिससे उनमें बाइंडिंग बनी रहे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब डोंट फॉरगेट, जब भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रखना है, किसी कंपनी को दिमाग में रखना है सो दैट आप इसको समझ सको कि क्या बोला जा रहा है। नेटवर्क्ड इंटेलिजेंस, ये होना बहुत ज़रूरी है। देन डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिज़ाइन करना है वो भी इसमें होना चाहिए होलोग्राम क्रिएट करते टाइम। एंड देन डिज़ाइनिंग ऑफ वर्क टास्क यूजिंग होलिस्टिक टर्म्स एंड वर्क रोल्स, और जो वर्क टास्क है उसको इस तरह से टीम्स में डिवाइड करना है कि सबको पता हो कि उनका रोल क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देयर मस्ट नॉट बी अ कन्फ्यूजन कि भाई मुझे पता ही नहीं है मुझे काम क्या करना है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनमें लर्निंग टू लर्न वाली एबिलिटी आप देखेंगे। इनके गोल को अचीव करने के लिए कैसे एक्शंस को करेक्ट करना है ये भी एबिलिटी आप इनमें देखेंगे। गोल्स अगर है तो क्वेश्चन करना अपने गोल्स को, क्या वो गोल नेसेसरी है, इस तरह की चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं। बिगेस्ट स्ट्रेंथ आपको क्या मिलेगी ब्रेन मेटाफर वाले में कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड ऑटोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होती है इसके एम्प्लॉयज़ में। सीरियस वीकनेस आप क्या देखेंगे कि जब भी कोई चेंज लाना है तो बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटी डाली है इसमें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि हमने
एक पार्ट में पूरा पार्ट क्रिएट करने का सोचा है, और हमने सबको बहुत सारी स्पेस दी हुई है, हमने बहुत सारा उनको स्कोप दिया हुआ है क्रिएट करने के लिए। दैट इज़ वाई ये उसकी वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं पर्सनल बिलीव्स में भी, वैल्यूज़ में भी, जब भी ऐसा करने की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस एज कल्चर्स। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कल्चर ट्रीट करना चाहते हैं, तब हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें जो मेंबर्स होंगे ना, उनमें आप देखोगे सबके कॉमन बिलीव्स होंगे, उनकी आइडियोलॉजीज होंगी, वो कुछ रिचुअल्स वैल्यूज को फॉलो करते होंगे, उनके कुछ शेयर्ड एजम्पशंस भी होंगे। सो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, अनसीन एंड अनऑब्जर्वेबल फोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के पीछे। और ये ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स जो होते हैं ना, उनमें एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उनको ये पता, उनमें सेंस ऑफ इवेंट्स एंड सिंबल्स भी होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अगर इनका देखा जाए, ये इनको कुछ चीज़ें करने के लिए रोकता भी है, और कुछ बिहेवियर्स के लिए अप्रूवल भी देता है। तो मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस एज अ कल्चर को फॉलो करते हैं, मतलब अगर हम कल्चर्स से कनेक्ट करें उन ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनके खुद एक हिडन डायरेक्टिव्स होते हैं जिनको ये फॉलो कर रहे होते हैं। और क्या चीज़ प्रोहिबिटेड, क्या चीज़ अप्रूव्ड है, वो सिर्फ मेंबर्स को ही पता होता है कि वो किस तरह से उसको कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके अपना खुद का आउटसाइडर को नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है इनके बीच में। उनका खुद का ड्रेस कोड भी हो सकता है, उनकी लैंग्वेज हो सकती है, उनका बिहेवियर एंड सेरेमनीज होती हैं जिससे वो आउटस्टैंड करते हैं आउटसाइडर्स से। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसमें क्या होती है, जो अंदर के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें एक यूनिटी होती है एंड एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होता है। लिमिटेशन क्या है, हर एक जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो कुछ कल्चरल नॉर्म्स को हो सकता है एग्री ना करता हो, जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी लोगों ने किया इसीलिए तो वो रूल बना, राइट, वो नॉर्म बना उस कल्चर में। लेकिन व्हाट इफ अगर उस बंदे को कुछ चीजें उनमें नहीं पसंद आई किसी एक को, तो उसकी वजह से क्या होता है, सब कल्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में भी आपने देखा होगा, पहले एक बड़ी पार्टी थी, फिर उसके टुकड़े हो गए, तो उसके छोटे छोटे अलग अलग नाम से उन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी, इस तरह से। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस एज पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का है, जैसे कि आपने देखा ही है, इंडियन सिस्टम में तो बहुत है इसके बारे में। सो इन्होंने उसी तरह का एनालॉग बनाया है कि पॉलिटिकल सिस्टम के बेस्ड पे कैसे होता है। सो इसमें जो डाइवर्स ग्रुप्स आपको मिलेंगे, उनके खुद के एम एंड इंटरेस्ट होंगे, मतलब डिफरेंट पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुपिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा इन ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस एंड पॉलिटिक्स में ये वाले देखने के लिए मिलते हैं। और इससे क्या पता चलता है, इसमें अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वही रोल जो इम्पोर्टेंट रोल है उसी के बेसिस पे ये आगे अपना गेम करते हैं इन द सेंस कैसे ये आगे बढ़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इनके कंपीटिंग इंटरेस्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में। ये कॉम्प्लेक्स नेचर के ह्यूमन बिहेवियर इसमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स होगी इसमें। जब पॉलिटिकल सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा, तरह तरह के अपने अपने आगे बढ़ने की होड़ लगी होगी। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जब करने की कोशिश करेंगे, सो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करने के लिए एक या तो पावरफुल पर्सन की जरूरत होगी उस पार्टी में, या फिर कोलिशन मतलब जब 2-3 पार्टीज एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, उस तरह की जरूरत होगी। डिसएडवांटेज क्या है, अननेसेसरी डेवलपमेंट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मैकीवेलियन स्ट्रेटजीज। इसका प्रोनाउंसिएशन आप गूगल पे देख सकते हैं, मैकीवेलियन
स्ट्रेटेजीज। मैकिवेलियन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, यहाँ मैंने रेड से यहाँ मेंशन किया है, अ सोशल कंडक्ट स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग मैनिपुलेशन, डिसेप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन टू अचीव पर्सनल गोल्स। इसमें सब लोग अपनी अपनी पॉलिटिक, जैसे मैंने बताया कि इस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में बन जाए तो उसमें सब एक दूसरे को गिरा गिरा के, धोखाबाजी करके, मैनिपुलेट करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज आपको देखने के लिए मिलेंगी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। ये डिसएडवांटेज होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ जो है वो एक पॉलिटिकल वार जोन बन गई होती है, और उनका जो आइडिया होता है पॉलिटिकल मेटाफर जो है वो निग्लेक्ट कर देता है राइट सर्कमस्टेंसेस के आइडिया को। क्यों क्यों इसमें लास्ट स्टेटमेंट अगर पढ़े तो इन्होंने लिखा है, पॉलिटिकल मेटाफर ऑल्सो निग्लेक्ट्स द आइडिया दैट इफ सर्कमस्टेंसेस आर राइट देन देयर इज ऑल्सो पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन। तो अगर सही सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो हाँ, पॉलिटिकल कोऑपरेशन तो कोई चीज़ होती है, मतलब कि फिर ये अपने मेन आइडियोलॉजीज भी भूल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, कोलिशन कर लेते हैं, कोऑपरेट करके का एम ढूंढ लेते हैं अपना, इस तरह के भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ वाला जो मेटाफोर है वो है साइकिक प्रिजन्स। साइकिक प्रिजन्स क्या होते हैं, इसमें वो ग्रुप के लोग हैं जो अपने तरीके की सोच रखते हैं, जो हो सकता है आम जनता से हटके हो। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज है, जैसे कि एक तरह के बिलीव को फॉलो करना, और इनका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें कुछ नोशंस पैदा हो गए होते हैं जिसको वो स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, और उसी सोच में वो ट्रैप हो गए होते हैं। सो इस तरह के लोगों का एक ग्रुप बन गया होता है, और उस नोशन को वो इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं कि इनके नोशंस और बायसेस जो होते हैं उसकी वजह से ये अपने आप को एंग्जाइटीज एंड अपने जो डिज़ायर्स है उससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं, मतलब अपनी एंग्जाइटी को हैंडल कर पाते हैं, और जो उनके डिज़ायर्स हैं वो उनकी रियलिटी बन गए होते हैं। तो ये वो ग्रुप है, तो साइकिक प्रिजन्स इसीलिए इनको बोला है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्रुप थिंक। जैसे ये जानिस ने बताया था 1972 में। ग्रुप थिंक में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के वो एक इल्यूजन डेवलप कर लेते हैं, समझ लो इन अनएनिमिटी या इन वल्नरेबिलिटी। सो ये सेल्फ अफर्मिंग प्रोसेसेस है जो कंफर्मिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सो इनका एक ग्रुप बन जाता है। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं जब ये ग्रुप बनाते हैं, इस तरह के ये लोग होते हैं। इनकी एक व्यू होता है, स्टीरियोटिपिकल व्यू पॉइंट होता है, और जो आउट ग्रुप से अलग होता है। आउट ग्रुप मतलब जो बाहर के लोग हैं उनसे अलग सोचते हैं ये। इनका बिलीफ भी अलग होता है, इनकी मोरालिटी अलग होती है, अपनी खुद की मोरालिटी होती है, और कभी कभी इसी वजह से ये फॉल्टी डिसीजंस भी ले लेते हैं जिसके डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी समझना ज़रूरी है क्या कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे ग्रुप्स तो नहीं है, साइकिक प्रिजन्स तो नहीं है, ऐसे साइकिक प्रिजन्स तो नहीं बन रहे हैं। सो वो ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो ये एनकरेज करता है कि हम सरफेस के अंदर तक, सरफेस पे ना जाएं, अंदर तक हिडन मीनिंग भी ढूंढे कि क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के। और इससे हमें कुछ पैथोलॉजीज के बारे में भी पता चल जाता है जो उनकी थिंकिंग में है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि आगे हम क्या कर सकते हैं इस तरह की साइकी के लिए। सेवेंथ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज एंड परमानेंस दोनों की ही कैरी करता है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप एनवायरनमेंट से अलग एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में ना देखकर आप ऐसे एंटिटी की तरह से देख सकते हैं जो एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंजेस आते हैं अपने आप को एडप्ट कर लेता है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्लक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, और इसमें कैपेसिटी है अपने आप को रिन्यू करने की, चेंज करने की, ऑर्गेनाइज करने की, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है तो ये इट फ्लोज विद द फ्लो,
इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेटाफर जो है वो यही बताता है कि कैसे एक टर्बुलेंट वर्ल्ड मतलब जिसमें सब कुछ चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, उसमें कैसे चेंज लाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक अपने आप ही जो केओस बना हुआ है उससे एक ऑर्डर अपने आप ही जनरेट हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जो मैनेजर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं इसमें शेप देने में, और उनको लेकिन कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिमिटेशन क्या है, कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया जाता इसमें, ये अपने आप ही चलने देते हैं, और अपने आप ही जब पावरलेस होते हैं तो बाद में अपने आप ही ठीक भी हो जाती हैं चीज़ें। सो ऑटोमेटिक होता है इसमें सब कुछ मैनिपुलेशन नहीं होता इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ लास्ट टाइप ऑफ मेटाफॉर इज ऑर्गेनाइजेशंस एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डोमिनेशन। ये सबसे अगली फेस है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ की, जहाँ पे डोमिनेटिंग पीपल लाइक करते हैं, डोमिनेटिंग मैनेजमेंट होता है जो सेल्फिश इंटरेस्ट्स में लाइक करता है। जितने भी हायर पोजीशंस पे हैं उनके अपने खुद के मतलब होते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल आ जाएगा, एमएनसीज, मिलिट्री, फैमिली बिजनेसेस। इसमें ये देखा जाता है कि सिर्फ अपना स्वार्थ इस पे ही काम किया जाता है। तो एसिमेट्रिकल पावर रिलेशंस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बहुत सारे लोग हैं उनमें कुछ लोग मैनिपुलेटिव होंगे, मतलब हायर अथॉरिटीज स्पेसिफिकली, और वो जो मेजॉरिटी में लोग काम कर रहे हैं उनको बस यूज किया जाएगा खुद के इंटरेस्ट के लिए। तो ये हैजार्डियस है वर्किंग कंडीशंस में। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इसमें बहुत आपको दिखेंगे, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस मिलेंगी लोगों में जो भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि उन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, हायर मैनेजमेंट सिर्फ अपना देख रहा है। इनकी प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो बहुत खराब होंगे, ये वर्कहोलिज्म को प्रमोट करेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल एंड मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें आपको डोमिनेशन वाले ऑर्गेनाइजेशंस में देखने के लिए मिलेंगी। इसमें ये जो मेटाफर है ये हमें ये भी बता रहा है कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो थ्योरी पहले थी वो उसमें जो वैल्यूज हुआ करती थी उसको भी इग्नोर करता है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। एक जो मेजर स्ट्रेंथ, सोचो खराब चीज में भी एक कोई स्ट्रेंथ मिली जाती है हमारे को। सो इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की चीज आपको मिलेगी वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि इट फोर्सेस अस टू रिकॉग्नाइज दैट डोमिनेशन मे बी इंट्रिंसिक टू द वे वी ऑर्गेनाइज। ये हमारे अंदर भी होता है डोमिनेशन, या बेसिकली आप बोलो कि वर्क डन करने का एक अच्छा तरीका है डोमिनेशन। डर से करो, कैसे भी करो, लेकिन फोर्सफुली आप आउटपुट तो निकाल ही लेते हो। ये हमने 8 मेटाफॉर्स पढ़े। अब इन मेटाफॉर्स का यूज क्या है, इसका रोल क्या है, ये मेटाफॉर्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये हमारे को किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने में हेल्प करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसको हम रिलेट कर सकते हैं, ये तो उस पर्टिकुलर मेटाफॉर से। सो ये एक तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट, ये कि हम उससे कोरिलेट करके समझ सकते हैं क्या इन है और क्या आउट है। बट मेटाफॉर्स जो हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक ही चश्मे से देखना शुरू कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बाकी एस्पेक्ट तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। सो मेटाफॉर्स जो हैं वो फिक्स्ड कैटेगरी के नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह का मेटाफॉर नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के मेटाफर्स भी लाई करते हैं, हो सकता है इन सबका मिक्सचर लाई करता हो। सो ये जो मेटाफर्स हमने पढ़े वो फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। इनमें कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया, एक में दो भी लाई कर सकते हो सकता है आठों के आठों एक में लाई करते हो, ये भी हो सकता है। सो ये हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा कि हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया है। सो सिंगल मेटाफर जो है वो ऑल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शो करता है। तो फ्रेंड्स ये तो था फर्स्ट पार्ट जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना। हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल हम किनको बोलते हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल मेटाफर्स जो 8 थे वो हमने पढ़ा, कौन कौन से थे, मशीन, ऑर्गेनिजम्स, ब्रेन्स, कल्चर्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, psychic prisons, flux and transformation, instruments of domination, ये वाले हमने पढ़े इस पार्ट में। और यहाँ पे ये एक टर्म आया है
मैक्लीवियन स्ट्रेटजीज, और उसका मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्लॉक 1 यूनिट 1 MPCE 031। सेकेंड पार्ट भी आप इसके कंटिन्यूएशन में देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।